हम अपने जीवन के आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है और ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कभी कोई निराशा भी नहीं आई होगी। तमाम तरह के विरोध, समर्थन के साथ-साथ वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम मेरे साथ है आज, जिनका नाम है सरदार निशान सिंह। जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा अलग-अलग तरह की ज़िम्मेवारियाँ इनके पास रही हैं। आज इन्हीं से मेरी बातचीत रहेगी। कैमरे के सामने मैं हूँ नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। काफी बातचीत आपसे होती रहती होंगी, अलग अलग तरह की राजनीतिक बातचीत होती होंगी। राजनीतिक बातचीत भी मैं करूंगा और मेरी इससे पहले भी बातचीत रही है, पर मेरे ख्याल में हमारे दर्शक ये चाहेंगे कि जो हम पहले बातचीत कर चुके हैं, आपने अपने दादाजी के बारे में मेरे को बताया है, मैंने आपसे एक बार पूछ भी लिया था कि आप किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आपने कहा था एक बुजुर्ग मेरे को मिले थे जिन्होंने कहा था कि निशान जे कुछ बनना है तो घोड़ा बन जा, सीधा वेख आसपास ना देख, सीधे चलते रहो। तो इस तरह की काफी बातें आपने मेरे को बताई। तो आज की जो बातचीत रहेगी उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जन्मदिन पे मेरे को ये बात करनी थी, तो जन्मदिन पे मैं नहीं कर पाया, तो उससे संबंधित ही बातचीत शुरू करता हूँ मैं। मुझे कोई धृष्टता नहीं करनी चाहिए कि मैं आपको बुजुर्ग कहूँ, आप मेरे को रोके, पर फिर भी इस उम्र में भी तमाम तरह के वो कामकाज, युवाओं के बीच में भी तालमेल, बुजुर्गों के साथ भी तालमेल कैसे बना पाते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को पूरा जीवन अपने आप को युवा ही मानना चाहिए। कभी ये भावना आनी नहीं चाहिए कि आप भी कहीं ओल्ड एज में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे निराशा होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ, ये भावना भी सभी लोगों की होती है, वो अपने आप को दर्शा पाए या ना दर्शा पाए। कई बार ऐसा होता है जो लोग नौजवान या बच्चों से मिलते हैं तो उनसे एक अलग तरह से ट्रीट करते हैं और दूसरे लोगों से मिलते हैं एक अलग तरह से ट्रीट करते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगा आप अपनी तरह के लोगों से तो मिलते ही हैं, और जो आपकी टीम में युवा लड़के भी हैं उनसे भी आप हाथ मिलाते हैं, उनसे बढ़िया ढंग से बातचीत होती है। कि आपके जीवन का लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि कोई आपसे मिलते वक्त थोड़ा कतराए या थोड़ा ये ऐसा महसूस करे कि ये मेरे से बड़ा है, तो ऐसा आपको अपने आप को दर्शाना भी नहीं चाहिए। अपने आप को उसके बराबर लेके जाओ और बैठ के गप्पे मारो, बात करो, तभी आपका वो साथी बन पाएगा। तभी साथी बन पाएगा। आप यहीं गांव मामूपुर में ही आपकी एजुकेशन रही? हाँ, यहीं रही। मैं एक्चुअली मेरा जो बर्थ है वो हमारे जो पुरखे आए पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के 47 के बाद, तो ज़मीनें जो अलॉट हुई है जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मेरा 10-12-55 को जन्म हुआ। तो फिर कोई ऐसी, क्योंकि मेरे से पहले कोई बच्चा मेल नहीं था परिवार में, तो ऐसा कुछ परिवार का मन बन गया कि अब थोड़ा आगे बढ़ो। ये पहले ज़्यादा सोच होती थी, अब तो लड़की और लड़के का कोई फर्क नहीं है। जी। पहले होता था कि वारिस आए परिवार, वारिस आए। तो उसके बाद दादाजी ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं तो ज़मीन को मल्टीप्लाई करना वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है, और हमारा मेन धंधा तो खेती है। तो सिख के अंदर ये बहुत बड़ी ऐसी सोच रहती है कि पानी जहाँ हो वहाँ ज़मीन ली जाए। ज़मीन मल्टीप्लाई कैसे हो सकती है, वो करो। यूपी चले गए और हाँ, ये काफी जगह फैले भी इसी वजह से फैला हुआ है। तब यहाँ ज़मीन ली। अच्छा जी। तो ये ज़मीन जो है ना, यहाँ एक तो गग्गर रिवर था, दूसरा जो है ना ये अपना क्या नाम है, भाखड़ा मेन ब्रांच, ये भी 55-56 में कंप्लीट हुई, जो बुजुर्ग बताते हैं। हमारा तो जन्म था तब का। और इन दोनों को बेस मान करके यहाँ ज़मीन ले ली, और ये वैक्वी प्रॉपर्टी है सारी। ये टोटली यहाँ जंगल था, बुजुर्ग ये बताते हैं। 200 रुपये एकड़ तब ये ज़मीन, 200 रुपये एकड़? 200 रुपये एकड़ परचेज की। 200 रुपये भी बहुत ज्यादा होते होंगे उस वक्त। हाँ, उस वक्त तो ज़्यादा ही थे। उस वक्त ज़्यादा थे। बहुत मुश्किल वो अर्जित किए, बुजुर्गों ने जो बताते हैं। तो देन वो ज़मीनें आबाद इन्होंने की, और उसके बाद आज ये कैलिफोर्निया बना हुआ है। कैलिफोर्निया, हाँ, काफी अच्छी यहाँ पे बनी है। अच्छा, दादाजी आपके गांव के सरपंच थे? हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर जो है ना, वो रिलीजियस दिमाग के थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़े हुए थे, तो वो लोग थोड़ा उस नाते कह लो रिस्पेक्ट देते थे। 6 गांव की पंचायत हुआ करती, उनको जुनानी मस, 6 गांवों की पंचायत, 6 गांवों की पंचायत थी। तो जुनानी मस उनको बना देते।
तो लगातार रहे और सरपंच। लगातार काफी समय तक रहे। ये जो यहाँ पे तो- ट्रेन रुक रही है उससे भी आपके परिवार का हाँ, कोई- उनका जो राधा स्वामी जो मिशन है उसमें को डीएस थे, डिविजनल सुप्रिटेंडेंट हाँ जी। मिस्टर अनूप सिंह। उन्होंने कहीं उनको कह दिया होगा कि मेरे लायक को बताओ, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि जाखड़ और जमालपुर के दरमियान लंबा ये है डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस जो है, तो यहाँ अगर स्टेशन बन सकता तो बना दो। ठीक है। तो स्टेशन वैसे तो बनते नहीं, हाल्ट उसको बोलते हैं हाल्ट। रेलवे की भाषा में, तो कुदनी हाल्ट के नाम से। तो मुझे याद है कि मैं उन दिनों एक गाड़ी ले रखी थी बुजुर्गों ने, तो मैं एज ए ड्राइवर उनको लेके जाता था कहीं जाते थे तो। दादाजी की लाट ले रहे हैं। ये 71 से के बाद की बातें हैं। तो तब उन्होंने मतलब उनको उन्होंने कहा कि मैं कुदनी हाल्ट बना दूंगा लेकिन आपके नाम से बनाऊंगा। तो उनको उनमें उनकी अच्छा, नाम आस्था- से बनाऊंगा। नाम से आस्था थी, श्रद्धा थी। तो कहने लगे भी नाम नूम के उससे नहीं, मैं ये वाई वाई चाहिए नहीं लेना मेरे को। चाहता अच्छा। कि मेरे नाम से हो। अच्छा, दादाजी का पूरा नाम, फिर नाम तो बता ही दीजिए। भाई कहते थे, भाई काला सिंह। भाई काला सिंह। ठीक है। तो कि मैं मेरे नाम से नहीं बनवाना चाहता। तो तब ये कुदनी हाल्ट बना, और अब इन गाँवों को उसका बेनिफिट तो है ही। उसका बेनिफिट पूरा हाँ, मिल रहा है। क्योंकि मैं उसमें जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही रहता है, क्योंकि उसे पॉकेट से पैसे लगते हैं। अच्छा, अभी भी पॉकेट से पैसे जाते हैं? हाँ, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति को आपको रखना पड़ता है जो वहाँ ड्यूटी देगा। टिकट कलेक्टर के नाम से। अच्छा जी। तो वहाँ नियर बाई जो स्टेशन है जाखल और जमालपुर, वहाँ से टिकट आनी होती है। वहाँ से परचेज करके लेके आता है बंदा, हमारे पैसे से परचेज करके लेके आता है, और देन फिर उसको सेल करता है। जितना भी वहाँ पैसेंजर जाएगा उनको वो देगा, और वो गवर्नमेंट उसे, रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो 10% भी नहीं देता। पहले 10% था, अब उससे भी कम कर दिया। अच्छा जी। तो वो फिर अगर 300-400 रुपए 500 ना बने, हाँ जी, तो पूरा दिन वहाँ क्या करेगा आदमी बैठ करके। ठीक है। फिर वो हमें पॉकेट से देना पड़ता है। तो अभी भी आपकी पॉकेट से जा रहे हैं? पॉकेट ये से। मेरे को बात हुई थी मेरी अजय जी से, तो उन्होंने मेरे को बताया भी था, तभी बीच में जिक्र आ गया तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो वो फिर उसको हम रन कर रहे हैं लगातार। अभी भी आपका परिवार उसको बिल्कुल बिल्कुल रन कर रहे हैं। मैं तो पहले मेरे नाम से होता था, फिर छोटे भाई के नाम से कर दिया, फिर अब वो बेटा है उसके नाम से, क्योंकि कोई भी आदमी कभी आपको लगता नहीं कि हो गया तो बस अब तो कोई सरकारी सिस्टम बनवा देना चाहिए इसका? नहीं, बन नहीं सकता। अच्छा, बन ही नहीं बन नहीं सकता। आपने देखा होगा कि गाजूवाड़ा जो ऐसी हाल्ट है, वहां भी हाल्ट है। तो वहाँ कई दिनों से, महीनों से एजिटेशन चल रहा है कि ये गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। तो मतलब हाल्ट को एज ए हाल्ट ही ट्रीट किया जाता है। कई बार रेल बंद भी कर दी जाती है, वहाँ स्टॉपेज जो है वो बंद भी कर देंगे। उसको बंद कर देते हैं कई बार, जैसे कोरोना टाइम में हुआ, ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है। तो ये उसका तो बड़ी हाल्ट का रख रखाव वो आपको ही करना होता है। तो बड़ी रोचक सी बात आ गई। खैर, अच्छा, इसी के साथ ये बातचीत और जुड़ती है, जैसे आप दादाजी के साथ रहे, सरपंची आपने नजदीकी से देखी, तो क्या तभी से एक रुझान आना शुरू हो गया कि मेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में? ये स्वाभाविक होता है कि जैसे ग्रैंडफादर सरपंच रहे। हाँ जी। तो उनकी 83 में डेथ हुई थी जी। तो 113 वर्ष के थे वो। 113 वर्ष रिकॉर्ड था अपने आप में। अच्छा जी। बेड पे तो आगे थे वो 3-4 साल पहले, लेकिन एक गॉड गिफ्टेड थे, कुछ भी कह लो, थे बिल्कुल। कि दांत वही थे। अच्छा जी। और उनकी आई साइड जो है, उनको 113 वर्ष तक कभी भी चश्मा नहीं लगा। ये हैरानी थी। तो पता नहीं उनका खान पान कुछ इस तरीके का रखते थे जो पुराने बुजुर्गों का जैसे होता था। तो अब वो सरपंच थे, तो नेचुरली जब उनकी डेथ हुई तो मिड टर्म डेथ उसकी होगी, क्योंकि अच्छा, टर्म चल रही थी अभी 5 वर्ष की जो टर्म होती है, 2-2.5 वर्ष निकले थे। तो देन वो फिर तब भी सरपंच थे? हाँ, सरपंच थे ना जब डेथ हुई। अच्छा, 116 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। अच्छा जी। उसके बाद जो ना और आदमी को बना दिया किसी को, तो वो 2.5 साल उसने पूरे किए। तो फिर उसके बाद मुझे गांव वालों ने जुनानी बस बढ़ा दी। तब आपकी आयु क्या रही होगी?
मेरा ख्याल है कि तब की बात जो शायद 23 हाँ तो यंग थे बिल्कुल उस यंग वक्त, थे। यंग थे। तो गांव वाले ने बना दिया। हम्म, सेकंड टाइम फिर चुनाव हुआ, फिर बन गए। फिर चुनाव हुआ दूसरी अच्छा, बार। चुनाव हुआ। हाँ, तो तीसरी बार फिर चुनाव हुआ, 3 टर्म में रहा। 3 वक्त आप चुनाव। हाँ, 2 टर्म तो उसकी 5 ईयर प्लान था, हम्म, और 1 टर्म चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने 3 वर्ष का कर दिया था। ठीक है। अच्छा, सरपंची बीच में 3 साल की भी रही है। 3 साल की रही। तो वो तब मैं 13 साल वो सेवा इस गांव को देने का काम किया। अच्छा, तब किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक विचारधारा के समर्थक रहे या एक्चुअली अकेले क्या ही? था कि हमारे ग्रैंडफादर पाकिस्तान से जब आए, तो आते ही यहाँ जब आए तो यहाँ कांग्रेस के लोगों के साथ उनका वास्ता बन गया। तो वो लगातार कांग्रेस के लोगों के साथ, सरदार हरपाल सिंह के साथ उनके ताल्लुकात, वो बुजुर्ग होने के नाते, को रिलीजियस होने के नाते लोग उनको रिस्पेक्ट वैसे ही वैसे देते ही थे। देते थे। तो उनके साथ ताल्लुकात था, मैं उनको गाड़ी पे लेके जाया करता, आप तो थे मैं ही। उसी तरीके से आपने कहा ड्राइवर था, मैं तो उनका ड्राइवर था। उसी तरीके से फिर वो आगे बढ़ गई बात। 94 में मैंने फिर को किसी कारण से कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गया। वो घटनाक्रम भी आप कई बार बताते हैं। हाँ, नेचुरली राजनीति में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ कारण को प्रोमिसेस पूरे नहीं हो पाए तो आदमी रुष्ट हो जाता है। ठीक है। मैं शायद अपनी जगह सही था कि मैं ओवर एम्बिशियस ना था ना आज हूँ। कुछ कारण थे, उसकी वजह से मतलब नाता तोड़ दिया गया। तो उसके बाद 94 में मैंने ज्वाइन किया, और 6 वर्ष बाद 23 मार्च 1994 को शहीदी दिवस पे मैंने ज्वाइन किया टोहाना मंडी में चौटाला जी। अच्छा, टोहाना में ही सभा टोहाना हुई। मंडी में चौटाला जी को एक बड़ा कार्यक्रम करके, क्योंकि वो शहीदी दिवस मनाना था, तो उसमें, तो उसके बाद सन 2000 में मैं विधायक बन गया। तो अब वो उस मालिक की कृपा से, लोगों के सहयोग से। तब आपने सोचा था कि यहाँ से निकलेंगे तो विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? कभी भी नहीं सोचा था। लोग कहते थे कि चुनाव लड़ो, हम ये कहते थे कि ये मजाक करते हैं, तेरे को उल्लू बना रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा, कहीं यही महत्वाकांक्षा तो नहीं थी चुनाव लड़ने की? नहीं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ ना जी, वो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट, सच्चाई है कि ऐसी कोई महत्वाकांक्षा, मैंने कहा ना, ओवर एम्बिशियस ना पहले थे ना हैं। पर लोग ये चाहते थे, लोग ये कहते थे आपको? नहीं, लोग कहते थे और मैं उसको मानता था कि ये मजाक कर रहे हैं। अच्छा, आप मजाक मानते ये मुझे उल्लू बना रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ो। कहाँ सरदार हरपाल सिंह और कहाँ हमारे जैसे व्यक्ति कि हम चुनाव लड़ेंगे उनके सामने। तो अल्टीमेट हालात बढ़ते गए, इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर लिया, तो काफ़ी वहाँ अग्रणी तौर पे काम किया। और 98 में हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गया, हिसार से बाइफिकेट होकर के। जी। तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। जिला प्रधान आप तभी बने? हाँ, तभी बने, पहला डिस्ट्रिक्ट जब बना। हाँ जी। तो उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या वर्क कह लो, वो करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मुझे चौटाला जी ने कहा, ये तो मानता हूं कि थोड़ी थोड़ी इच्छाएं बढ़ती हैं व्यक्ति की, जैसे वो आगे बढ़ता है राजनीति में। तो ये मान के चले कि 2000 में मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है आपको। अच्छा, उन्होंने आपको ऑफर किया? हाँ, काम और बढ़ाओ। मैंने कहा जी, मुझे काम के मामले में तो मैं मैक्सिमम जो मेरी बॉडी अलाउ करती है तो मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मतलब काम करो नहीं तो घर बैठो आप। अच्छा। तो 2000 में उन्होंने टिकट दे दिया, तो मुझे लोगों ने यहाँ से विधायक बना दिया। तो ये रही कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसे आपने कहा सरदार हरपाल सिंह होते थे, उनके मुकाबले आप सोचते भी नहीं थे। नहीं, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, और मेहनत तो ये मान के चलें कि ये श्रेय भी मुझे ही जाता है
कि टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी भी एक बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ गया है, दूसरी बार उसने चुनाव नहीं लड़ा, लड़ा ही नहीं दोबारा। लड़ा। अच्छा, आप उठा के देखें, 67 में पहली बार सरदार हरपाल सिंह यहाँ से डिप्टी मिनिस्टर पहली बार जीते, पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बने, और उनके सामने शायद सुरजीत लहरीवाला था या मनफूर सिंह था। अच्छा जी। एक कोई इनमें से था। तो उसके बाद दूसरी बार जब 72 में चुनाव आया तो फिर इनमें से एक था, और वो दूसरी बार किसी ने रिपीट नहीं किया। 72 के बाद 77 में जनता पार्टी के नाम से एक तूफान था जी। तब चौधरी करम सिंह जी को टिकट दिया। वो भी दोबारा चुनाव नहीं लड़े उन्होंने। हाँ, तो चौधरी करम सिंह विधायक बने, बड़े नेकनीयत बुजुर्ग हैं वो हमारे। तो उसके बाद 82 में फिर दोबारा चौधरी करम सिंह नहीं आए। 82 में टोहाना सीट उसके खाते में चली गई सीपीएम के कॉमरेड हरपाल विधायक बने, दोबारा वो भी नहीं आए। और फिर ये मान के चले कि 91 में मड़िया जी ने चुनाव लड़ा, साधु राम ने चुनाव लड़ा। मड़िया जी इंडिपेंडेंट थे, साधु राम पार्टी की तरफ से थे। हाँ। तो साधु राम जी ने भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा उसके बाद। साधु राम जी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। फिर 96 में मड़िया जी ने ज्वाइन कर लिया था, 94 में किया था, और वो 96 में विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद वो चौबंसी लाल की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट में 2-4 महीने के बाद चौबंसी लाल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये अलग तरह की ऊर्जा थी कि जो आपने दोबारा से चुनाव लड़ा। अब फिर पता नहीं ये कि संभाविक कैसे ये जो है ना संभव हो पाया है कि जितनी बार हरपाल सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े, सामने वाला दूसरी बार उनके सामने नहीं आया। 82 में बख्शीराम जी गुप्ता साझे कैंडिडेट थे जी, और बहुत सम्मानित चेहरा थे, वो भी दूसरी बार नहीं आ पाए। तो 2000 में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, 2005 में अवसर मिला, 2009 में मिला, 2014 में मिला। कंटिन्यू मुझे पहली बार ऐसा मतलब ये हुआ कि उस परिवार के सामने, हरपाल सिंह के सामने 4 बार चुनाव लड़ने का अवसर, या उस परिवार के सामने। हाँ, तो इस तरीके की राजनीति रही है। तो जितनी राजनीति है, टोहाना की राजनीति को आपने करीब से देखा है। एक सवाल हमेशा लोग उठा देते हैं कि टोहाना में हमेशा सत्ता के नजदीक रहने वाले लोग रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी रही हो, मगर टोहाना को वैसा विकास नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। आप इस सवाल से कुछ सांझ रखते हैं? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हाँ जी, वो पूरी तरह तब हो पाती है जब दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आमने सामने बराबर के हों, तने हों। तो मुझे विरोध का भय जो है ना मेरे से काम करवाता है अगर मैं सत्ता में हूं तो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं टोहाना में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मड़िया जी आए तो जरूर एक बार थोड़ा रेवोल्यूशन आया, बदलाव आया, लेकिन वो डिफेक्शन कर गई। डिफेक्शन की वजह से फिर बात वहीं रह गई। तो उसके बाद कुछ ना कुछ टोहाना को में चेंज आई, ये कहना पड़ेगा। वो विकास डेवलपमेंट हुआ। तो अब वो ऐसी बात नहीं, अब जो भी व्यक्ति आया है सभी लोग अपनी उनका प्रयास रहता है कि टोहाना के लिए कुछ करें। सब लोगों ने किया भी है। राजनीति में एक बहुत बड़ा एक ऐसी भावना रहती है कि किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अच्छा, ऐसा नहीं कहूँगा, ये अच्छी बात नहीं। मतलब जो व्यक्ति यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया, हरपाल सिंह जी के बाद, जब उनका बेटा ही क्यों ना आया हो, जी, तो उन लोगों ने सब ने किया है। तो जैसे चुनाव लड़ने की बात आती है तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने लगातार चुनाव लड़े भी। पिछली बार आपने अपनी जो टिकट थी खुद नहीं लड़ा, फिर आपने अलग से सोचा कि चलो देवेंद्र सिंह बबली हैं, इनको भी चुनाव लड़वाया जाए। वो मेरी उस बात का प्रमाण है जो मैंने कहा ना, मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ कि हालात ऐसे बन गए कि इंडियन नेशनल लोकदल बाइफरकेट हो गई और उसमें से
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ हमने मिलकर के जननायक जनता पार्टी बनाई। तो जननायक जनता पार्टी बनने के बाद दिसंबर 9 दिसंबर को पार्टी 2018 को बनी थी और 9 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का चुनाव भी हो गया और विधानसभा का उपचुनाव जींद का भी हो, और विधानसभा के जनरल इलेक्शन आ गए तो मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। कोई हार जीत पहले से निश्चित नहीं होती, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो लेकिन मैंने इसलिए विड्रॉ कर लिया कि दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके मदर नैना जी चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, पिताजी उनके जेल में थे, तो परिवार के सदस्य के तौर पे एक बचा दिग्विजय सिंह चौटाला। तो मैंने ये अपनी नैतिकता को देखते हुए कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, तो मैं आज के दिन चुनाव के लिए अपनी जोड़ी आगे करूं। तो मैंने दुष्यंत जी को कहा, मैंने कहा अभी ये जो है ना मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं 10 हलकों में जाऊंगा, घूमना चाहता हूँ मैं सब जगह। हाँ, मैं 10 हलकों में जाके मेरी पार्टी के लिए समर्थन मांगूंगा, मुझे कितना दें कितना ना दें पार्टी के लिए काम करूंगा। तो तब ये बबली जी कई बार कहते थे, अच्छा जी, कि आप तो रह चुके, मुझे भी मौका दो, मुझे मौका तो जनता ने देना है, किसको देगी, किसने देना। तो तब ये मौके पे ही इंट्रोड्यूस हुए, इनको पार्टी ने टिकट दिया, तो देन फिर ये जो है ना इलेक्ट हुए। तो ऐसा होता है, जो है ना आपकी भावना तो रहती है कि मैं बनूं और मैं जो है ना आगे जाऊं, MLA बनूं, वजीर बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, तो रहती है। तो अभी तो मुकद्दर है कि कोई शर्मा जी की तरह को आए, पहली बार चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचा ना हो, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बन जाए, ये लक होता है। ये लक होता है। तो अभी क्या माने कि जैसे आप का जन्मदिवस भी है, जन्मदिवस की बधाइयां भी हमने आपको देनी है, आपको उसके लिए भी बधाइयां। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि अब आपको, जैसे आपने ही लाइन कही कि मैं वजीर बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, कुछ और बनूं, अब भी महत्वाकांक्षाएं कुछ हैं, महत्वाकांक्षाएं ना कहें भी कुछ ऐसा आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वो एक बूढ़े कहा करते, हमारी दादी कहा करती थी कि जीवे आशा मरे निराशा। वाह, ये बूढ़ों की बातें हैं। अच्छा जी। आशा कभी भी जीवन में आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए, अगर उसकी सेहत अलाउ करती है तो राजनीति में भी फिट है, तो ऐसी बात नहीं है। ये महत्वाकांक्षा कह लो, इसको कुछ भी कह लो, और होनी भी चाहिए। आशा पे ही जिंदा है व्यक्ति, वो जिस फील्ड में है अगर परफेक्टली काम कर रहा है, उसकी बॉडी अलाउ करती है, तो उसको जरूर उसमें परफेक्ट है आज की तारीख में। बिल्कुल, तो आप 101%, वो तो हमें नजर भी आ रहा है। तो ये भी सोचते हैं कि मेरे को इन पदों पे भी जाना चाहिए? ये कोई इस बात को कैमरे के सामने कहता है, स्वीकार करता है या नहीं करता, मैं कहता हूं हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है। हर व्यक्ति जोशियों से पूछते फिरते हैं मुख्यमंत्री का नाम आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, खुले तौर पे कहता हूं। खुले तौर पे, हाँ, ठीक है। तो ये चीजें तो रहती हैं, चीजें रहती हैं। कहाँ भगवान ने किसको रखना है ये सब उसके हाथ में। पर ये लाइन आपकी अच्छी है कि मरे निराशा, जीवे आशा मरे निराशा। मरे निराशा। ये कहा गया कि हमेशा आशावंत रहो, एक्टिव रहो और कोशिश करो, प्रयास करो। जीवन तो उसके बिना खत्म ही हो जाएगा अगर आशा नहीं रही तो। बिल्कुल, ये बूढ़ों की बातें थी, तो उनकी बातों में तो बहुत दम हुआ करता था। अच्छा, आपके पास युवा अनुभव भी है, और अभी तो आप, जैसे मैं कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, फिर आप उसी बात पे आ जाएंगे, पर आप बुरा मान जाएंगे आप पर आप उम्र के उस दौर में हैं जहां एक अच्छा खासा अनुभव इकट्ठा हो जाता है। तो इस अनुभव में कैसे मैनेज कर पाते हैं युवाओं के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी? ये तो बात हमने आपसे पहले पूछ ली, पर ऐसा नहीं लगता कि इस अनुभव के आधार पे आपको कुछ बड़ी संसद में जाना चाहिए या कोई अच्छा प्रतिनिधित्व करना चाहिए? उसके, वैसे आप प्रदेशाध्यक्ष पद पे हैं, पर इससे बढ़के भी कहीं और होना चाहिए? देखिए, ऐसी मैं तो वही बात आ गई जो पहला क्वेश्चन था, वही कि जो आपकी आशा है, आप लोगों की उम्मीदें हैं, आपकी महत्वाकांक्षा कुछ भी कह लो, वो तो रहती है, हर व्यक्ति की रहती है कि मैं इससे आगे बढ़ूं। लेकिन आप बढ़ोगे उतना जितना भगवान ने आपके लिए को रिजर्व कर रखा है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और कभी भी आदमी को मैं समझता हूं कि गलत बातें कह के, गलत नारे दे के, गलत भावनाएं भड़का करके अपने लिए सत्ता या ताकत अर्जित नहीं करनी चाहिए।
कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई पार्टी हो। अच्छा, जिस तरह की आप बात करते हैं, इसके लिए कोई आध्यात्मिक खुराक लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैं क्या करते हैं? आध्यात्मिक रुचि है हम्म, मुझे, ये जो है ना जीन्स में होगा शायद। ये हमारे, मैंने बताया ना, मेरे ग्रैंडफादर, इतना लंबा अनुभव था, इतने बुजुर्ग थे, 113 वर्ष के होकर के डेथ हुई, तो उनका सानिध्य बहुत मिला, तो उनसे भी ये चीज़ें मिलती थी। उनके पास उनका कमरा अलग हुआ करता था, उसमें धार्मिक लिटरेचर होता था, एक लाइब्रेरी, रिलीजियस लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी उनके पास। इवन श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो सिख धर्म का प्रमुख हमारा जो है, गुरु है हमारा, गुरु हैं। तो वो उनके पास होता था, उसको बड़े सम्मान से वो रखते थे। और उनके बाद वो लिटरेचर काम आया, उसको पढ़ा, फिर वो रुचि बन जाती है आदमी की। तो मैं सिख धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने वो ये जो हाउस है इसके ऊपर पूजा रूम बना दिया। अच्छा जी। वहाँ रख करके मैंने 5-4 साल उसको पूरी तरह से स्टडी किया। रोज सुबह घंटा 1.5 घंटा लगाओ, तो उसमें कठोर जो शब्द थे उनको किसी नोटबुक में नोट कर लिया, फिर एक्सपर्ट से पूछ लिया। उसके बाद हमारा टूर गया, तो वृंदावन में गीता के सभी अध्याय वो मैं खरीद के ले आया वहाँ से, वो भी पढ़े आप? उसको पढ़ा, बड़ा रुचि थी पढ़ने की। उसके बाद मुझे साधु राम जी के पिताजी ने, जुगलाल जी शायद ऐसा नाम था, वो आर्य समाजी थे, उन्होंने वो ग्रंथ दे दिया स्वामी दयानंद जी दयानंद जी का, तो सत्यार्थ प्रकाश। तो बड़ा कठोर है वो, मेरे पास अब भी है। तो मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा, बड़ा आनंद आया उसको पढ़ के। तो कुछ पाकिस्तान से मेरे मित्र आए, तो मुझे कहने लगे हेल्प करो, तो हम कुछ हमारे जो रिलीजियस प्लेस हैं उनको देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं करूँगा, आ जाओ आप। तो उनको ले गया। जब जामा मस्जिद गए तो वहाँ उनकी रुचि थी या क्या था, उन्होंने मुझे एक हिंदी में, उर्दू तो मैं जानता नहीं, हिंदी में कुरान वहाँ से लेकर के दिया। अच्छा, वो भी पढ़ा है मेरे पास, तो उसको भी पढ़ा खूब। ठीक है। कुरान को बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा है दरबार साहब के हिसाब से। तो हिंदी प्रोनाउंसिएशंस था उसका? हाँ, हिंदी, तो हिंदी भाषा में था, उसको पढ़ा खूब। तो इन चीज़ों का जो रुचि है फिर आपको कुछ ना कुछ अकल तो देती है। तो दिमाग भी उधर चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा। यहाँ काफी अच्छे फूल भी नजर आ रहे हैं, और जैसे किताबों के बारे में भी आपने कह दिया। जब थकावट हो जाती है, कई लोग गीत सुनना पसंद करते हैं, कई लोग खेलना पसंद करते हैं, तो आप क्या पसंद करते हैं? मैं तो जी सुबह उठ के, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो मेरी तो रुचि थी कि इन फूलों में, सब्जी, फूल, अपनी गार्डनिंग यहाँ जो है ना वो करता था खूब, बैठ के खुरपे से भी, और भी अब भी कई बार करता हूँ। मुझे बहुत रुचि है, बड़ा इंटरेस्ट है, और ये होना भी चाहिए। व्यक्ति का 1 घंटा भी जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप खाली बैठे हो, कहीं को ताश खेल रहा है और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी आपने किया? ना, मुझे ताश का कोई नंबर ही नहीं मालूम। नशा आपने कभी किया नहीं? मैंने कभी ड्रिंक किया, कोई किसी तरह का ड्रग्स भी नहीं लिया। अच्छा, जैसे अब बच्चे हैं आपके, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो सोचता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर सोचता है कई बार भी चलो इंजीनियर ही बन जाए, तो आपने भी कभी सोचा कि मेरे बच्चे क्या बने? ऐसा जी, शायद ये भी एक अलग से कुछ है कि मेरे परिवार को मेरे चुनाव के बाद राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ये आपने मुझे पहले भी बात बताई थी। मैं आज भी कह रहा हूँ, उसके बाद और एक चैलेंज है, कोई भी बंदा इसको जुठला नहीं सकता। नहीं तो एक विधायक बन जाए ना, तो 10-10 लाल बत्तियां फिर लग जाती थी। अब तो लाल बत्ती का रिवाज खत्म हो गया। तब तो हर गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाती थी, एक विधायक के बदले में कई विधायक हो जाते थे जी। मेरे परिवार में ऐसा नहीं, मेरे तो साथी हैं सब कुछ, जो भी। अच्छा जी। वही साथ बैठते हैं, उन्हीं का साथ फोटो होता है, और उन्हीं के पास ये जिम्मेवारी होती है कि वो किसी अधिकारी को सम्मान पूर्वक कह के अपने इलाके का, पारिवारिक लोग नहीं कहेंगे, परिवार अधिकार, जो आपके साथी हैं चुनाव से संबंधित, वही बात करेंगे, वही करेंगे। अब मेरा बेटा, छोटा बेटा, मुझे सहयोग करता है, लेकिन उसको भी कोई जो हमारे पॉलिटिकल साथी हैं उनसे ज्यादा कभी आगे हम नहीं लेके आते। यानी मैं लाइन के रूप में कहूँ तो आपके बेटे का कद कार्यकर्ता से छोटा ही है, बड़ा छोटा है, और छोटा ही होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अकेला गाड़ी लेके जाता हूँ,
अभी भी अभी भी मैं कभी दूसरी तीसरी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ जैसे काफिला होता ना है, जी ना, वो कभी भी नहीं। अभी तो प्रदेशाध्यक्ष हैं आप। हाँ यस, फिर भी मैं, मेरा चलो सुरक्षा गार्ड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, मेरा ड्राइवर है, या दो तीन मेरे जो सीनियर साथी हैं, कोई हल्का प्रधान को, और वही साथ होते हैं। कभी भी ऐसा शो करने का प्रयास नहीं किया। कभी साथी कह नहीं देते भी सरदार जी कुछ तो लेके चलो ये साथ कहते में? हैं, कभी कभार गाड़ियां जुड़ भी जाती हैं, लेकिन वो एक जो एक है ना, एक सिस्टम कि पूरा परिवार ही राजनीति में, उनकी रुचि भी नहीं है। लोग जिसके पास हम जाते हैं वो चाय बनाता ही थक जाए, वो कुर्सियां रखता, चारपाई रखता ही थक जाए। यार कहाँ की पॉलिटिक्स है? कहाँ की पॉलिटिक्स तो वो है कि आप उनके नुमाइंदे हैं, हम्म। सत्ता में है या नहीं है, आप जाइए, उनका काम सुनिए, उनका काम करिए, उस दुख में जाएं और सुख में जाएं, दोनों आपकी ड्यूटीज हैं। अभी प्रदेशाध्यक्ष के पद के तौर पे हैं, काफी समय हो गया, उससे पहले भी लगातार जुड़े ही रहे, हमने आपको धरने प्रदर्शन के रूप में भी देखा है। तो इसके अलावा अपना जो खेती का कामकाज है उसका कितना समय दे पाते हैं फिर आप? वो मैं नहीं दे पाता, मेरे छोटे ब्रदर अभी जो गए हैं नरेंद्र, हाँ जी, अभी गए हैं। वो हमारा जो फार्म है उसको लुक आफ्टर वही करते हैं। जिम्मेवारियां बांट रखी हैं आप? हाँ, वो उन्हीं का काम है, वही देखते हैं। मैं तो कभी अगर कहीं मिल जाए टाइम, गाड़ी रोक के रास्ते में खेत में 2 मिनट चला जाऊं, अच्छा, तो मैं उनको टोकता नहीं, उनका काम है, वो जैसा भी करें, और मुझे लगता है अच्छा ही करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि राजनीति में आपके परिवार के लोगों को कि ये तो अपना एमएलए या उस तरह के राजनीतिक लोगों के साथ घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ हैं, भी इन्होंने कमाई भी कुछ भी नहीं की? वो लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में, ऐसा जरूर होता है। लड़ाई भी ऐसी नहीं होती, विचारों का आदान प्रदान। मैं जब विधायक रहा 5 वर्ष, तो उसके बाद कुछ पैसे देने थे मुझे, तो मैंने कुछ जमीन, कर्जा चढ़ गया कुछ? हाँ, जमीन बेच दी। यानी आप ऐसे एमएलए हैं जो एमएलए बनने के बाद जमीन बेच दी? हाँ, सत्ता में रह करके, सत्ता भी गवर्नमेंट थी हमारी 2000 से 2005 तक, सत्ता में रहते हुए जमीन बिक गई? हाँ, कुछ जमीन बेची। तो तब घर वालों ने कहा, कहने लगे, कोई सत्ता में रह करके विधायक की जमीन बेचता है तो फिर तो तू सही है, अदरवाइज हमारी रोटी को खराब करता है। अप्रिशिएट किया उन्होंने आपको? नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। अच्छा, कि हमारी रोटी को खराब करता है भाई। हाँ, मतलब जमीनें बेच करके हमारी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरी आज भी वही पोजीशन है, अभी भी जमीनें बिक रही हैं? मतलब मीन्स जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दिया था, विरासत दी थी, हाँ, उसमें से कम हुआ है, बढ़ा नहीं। ये भी तो अपने आप उसमें, में, हाँ, वो ये हार्ड फैक्ट है, और कैमरे के सामने कह रहा हूँ मैं तभी कह रहा हूँ कि कैमरे के सामने आप कह रहे हैं, ये बातें तो कहनी बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती। लोग तो पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कभी ऐसा, भगवान ने कृपा की, कभी हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ इस पूरे राजनीतिक दौर में, आप तो अलग अलग दौर से निकल के आए हैं, एक सरपंची से वहां तक पहुंचना और एक बड़े पद पे, फिर चुनाव हारना भी, तो इस बीच कभी नहीं लगा कि छोड़ देनी चाहिए राजनीति? नहीं, राजनीति जो लूट सूट करता है, वो भी ये कहता है कि राजनीति में इसलिए आया हूं कि सेवा का माध्यम है। बिल्कुल, ये आपने सही लाइन कही। जो हमारे जैसे हैं वो तो ये बात कहते हैं कि सेवा का माध्यम नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे एक मैं किस्सा छोटा सा सुनाऊंगा। हाँ जी। हमारे पड़ोस वाले गांव में 4 लोग ताश खेलते थे जी। वो नीचे बोरी पे बैठ जाते, चारों जब भी जाया करते आया करते वहीं बैठे होते। अच्छा जी। उनमें से एक को जरूरत पड़ गई, वो किसी जमींदार के यहाँ सीरी रल गया, वो एडवांस पैसे ले लिए होंगे, वो 3 रह गए, उन 3 का काम नहीं चला। उन तीनों ने उस जमींदार के पैसे इकट्ठे करके उसको छुड़वाया और अपना बंदा छुड़वा लिया। अपना बंदा छुड़वाया आप? ये हकीकत है, सच्चाई है। अच्छा। तो जो जहां आपका सर्कल बन गया, उस सर्कल में से आप नहीं निकल सकते। और मैं मान के चलता हूँ कि अच्छी पॉलिटिक्स के लिए, अच्छी राजनीति करने के लिए, सेवा के नजरिए से तो छोड़ो क्यों। आपको देखो, आप जब सेवा का माध्यम लेकर जाते हो, वो नजरिया लेकर के जाते हो, आप लाइमलाइट में आते हो, लोगों की नजर में आते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। हारो चे जीतो वो अलग चीज। कभी कोई हमेशा जीत नहीं हुई, हमेशा बड़े बड़े लोग यहाँ जो बहुत उच्च पदों पे रहे वो भी हारे हैं, लेकिन ये मान के चलो कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आपका इंटरेस्ट बन गया, जीवन के इतने वर्ष आपने को काम किया है तो उसमें करते रहना चाहिए।
जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे राजनीतिक जननायक जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, राजस्थान में भी गए, हरियाणा में भी गए, क्या भविष्य देख रहे हैं राजनीतिक पार्टी के तौर पे? देखिए, विषय जो है वो अप एंड डाउन आते रहते हैं। कई बार चर्चाएं चलती हैं, लीडर लोग माइक के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, अपना पास्ट भूल जाते हैं। तो मैं तो किसी साथी को कह रहा था कि बहुत सारे अप एंड डाउन कांग्रेस ने देखे हैं, हम्म, और जाहो जलाल में भी कांग्रेस रही है, और आज भी है, जाहो जलाल में नहीं है, लेकिन आज संघर्ष में है। संघर्ष में है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। हमारी दो बड़ी पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक बात है आपकी। अब वो चाहे वो एक एनडीए बना करके लोगों का साथ लेकर के, लेकिन फिर भी उनको अक्सरियत मिल जाती है अकेले। तो ये तो परिवर्तन जो है ना, तो परिवर्तनशील है, वक्त तो बदलता रहता है। जननायक जनता पार्टी ने 16.5% वोट अर्जित किया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पार्टी बनने के 9 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो गया, और 16.5%, 10 विधायक भी आए। आज भी संघर्ष में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों का। सभी लोगों ने फिर से आप पे विश्वास जताया है प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे, फिर आप संभाल रहे हैं, कुछ नई योजनाएं हैं आपके पास संगठन को मजबूत करने के लिए? वैसे ये चीजें सारी पार्टी नेतृत्व जो है, पार्टी का लीडर जो होता है, उसी के हाथ में होती है कौन सी गोटी कहाँ फिट करनी है। वो प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई और हो जी। तो अब अगर वो नहीं, तो उसका परिमाण तो हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो विशेष करके बहुत बड़े चेहरे भी थे जी, लेकिन जहां बॉस ने चाहा उसको जिम्मेवारी उसको दी फिट किया, उसको फिट किया। उसको फिट किया। तो वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी पार्टी नेतृत्व का, डॉक्टर अजय सिंह का, दुष्यंत जी का, कि उन्होंने जिम्मेवारी दे रखी। मैं भी परफेक्टली उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, कैमरे के सामने जब हम बातचीत करते हैं, अंतिम दौर में हैं, तो मैं अक्सर यही पूछ लेता हूँ कि कुछ और बात है जो आप बताना चाहते हैं, आपको लगा हो कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ये बात भी हमेशा मुझे लोगों के बीच में कहनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं। आपने जीवन के इस पूरा जो पिछला एपिसोड रहा है उसको सारी चीज़ें टच की हैं, और जहाँ तक आपने जो पूछा उसके लिए मैं फिर कहूँगा हाँ जी। कि जब तक आप जिंदा हैं, आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपका माइंड अलाउ करता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पॉलिटिक्स में कभी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता जी। तो आपको प्रयास करने चाहिए अपने इलाके की बेहतरी बहबूदी के लिए, अपने प्रदेश की बेहतरी बहबूदी के लिए, देश की बेहतरी के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा कि आपके आगे यहाँ तख्ती जरूर लटकती होनी चाहिए कि आई एम नॉट फॉर सेल। ये जरूर होनी चाहिए। हमने जो सतर गिरा दिया है राजनीति का, बच्चे बच्चे को मालूम है निशान सिंह ने ये गाड़ी कहाँ से लेके आया, निशान सिंह ये जमीन खरीदी कहाँ से खरीदी, ये कोठी बना ली कहाँ से बना ली। वो जनता वैसे तो कहे आप कम से कम भगवान के घर ये बात पूरी तरह से आपकी कबूल हो कि आप लोगों ने किसी से ठगी नहीं की, किसी से बेईमाना नहीं किया। और बेईमाने का पैसा मैं समझता हूँ कि किसी को भी नहीं पचता, और ना बेईमाना होना चाहिए। देश तभी तरक्की करेगा जब ये करप्शन खत्म हो जाएगी। और करप्शन की शुरुआत अगर राजनीतिक आदमी बंद कर दे, करप्शन करनी बंद कर दे, किसी अधिकारी की हिम्मत मानते हो आप? किसी कर्मचारी की हिम्मत मानते हो कि पैसे ले लेगा? शुरुआत यहीं से होती है। यथा राजा तथा प्रजा, तथा प्रजा। ये मान के चले, मैं तो यही निवेदन करूंगा जो राजनीति में काम करते हैं लोग, कि बिल्कुल आप इस बात को, ये ठीक है, वो अलग बात है कि कई बार चर्चाएं उठती हैं, इनको पेंशन मिलती है एमएलए एमपीज और को, ये ठीक है कि उसका दायरा बड़ा होता है, उसको उतने खर्चे भी करने पड़ते हैं, कुछ जरूरी चीजें तो सरकार आपको दे ही रही है, लेकिन उसके अलावा आपको करप्शन नहीं करनी चाहिए। देश की बेहतरी बहबूदी इसमें। निशान सिंह जी हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, और इसके अलावा एक अलग तरह का इंसाइक्लोपीडिया है। अपने जीवन में इन्होंने बड़ी राजनीतिक दौरों को देखा है, उतार चढ़ाव को देखा है, और आज भी उसी जोश से लबरेज हैं। और मुझे लगता है अगर आप इनको पूरा सुनेंगे, और सुनने के लिए ये थोड़ी देर कम है। अक्सर लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि आप बड़े इंटरव्यू लेते हो, और मैं उनको कहता हूँ जिंदगी बहुत बड़ी है,
सब लोग बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं, मामले बहुत जटिल हैं, तो अनुभव क्यों ना थोड़ी देर में कैसे समेटे जा सकते हैं? अनुभव के लिए तो बातचीत करनी नहीं, पड़ेगी। वो ठीक है, लेकिन आप ही ऐसा माध्यम है, हाँ जी। मीडिया ही जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि विचारों का आदान प्रदान उसी से होता है। उसी से। आप ही लोगों को बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां देते हैं, हाँ जी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इन बातों से ही आगे बढ़ती है। नहीं बिल्कुल, और मेरे को अच्छा लगा, जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता था कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, और सामने वाला टल जाता था, और आपने उस चीज को बिल्कुल स्वीकारा कि अगर राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो बहुत जगह से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। फिर मैं मिलता हूँ एक नई मुलाकात के साथ। आपको ये मुलाकात कैसी लगी? आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का सफर कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरूर बताएं। कैमरे के सामने मैं नवल सिंह और मेरे साथ हैं दीपक अरोड़ा। धन्यवाद। थैंक यू। पॉलिटिक्स तो वो है कि आप उनके नुमाइंदे हैं, कि आपके आगे यहाँ तख्ती जरूर लटकती होनी चाहिए कि आई एम नॉट फॉर सेल। ये कैलिफोर्निया बना हुआ है, तो हाल्ट को एज ए हाल्ट ही ट्रीट किया जाता है। कई बार रेल बंद भी कर दी जाती है। 94 में मैंने फिर को किसी कारण से कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो कि चुनाव लड़ो। हम ये कहते थे कि ये मजाक करते हैं, काम करो नहीं तो घर बैठो। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बराबर के हों, तने हों, तो तब ये बबली जी कई बार कहते थे, अच्छा जी, कि आप तो रह चुके, मुझे भी मौका दो। हमारी दादी कहा करती थी कि जीवे अच्छा मरे निराशा। जोशियों से पूछते फिरते हैं मुख्यमंत्री का नाम आ सकता, और कभी भी आदमी को गलत बातें कह के, गलत नारे दे के, गलत भावनाएं भड़का करके अपने लिए सत्ता या ताकत अर्जित नहीं करनी चाहिए। तो आपके बेटे का कद कार्यकर्ता से छोटा ही है, बड़ा छोटा है, और छोटा ही होना चाहिए। मैं वो लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में। धन्यवाद। थैंक यू।